हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 और इससे पहले चैप्टर 7 तक की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो क्लास 6 है और क्लास 7 है उसकी भी सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। साइंस की जो भी बच्चे सीटेट या यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं पेपर 2 के लिए, तो यह वीडियोज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और आप लोगों को एक न्यूज़ मिल भी गई होगी, मैंने कल अपने चैनल पर उसे अपलोड भी किया था कि आपकी जो सीटेट की फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो डेट है वो आपकी कब की रखी गई है, कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे आपके, तो वो होंगे आपके, डेट है आपकी 27 नवंबर, यानी कि कल से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। और कब तक होंगे, 18 दिसंबर 11:59 तक रात को आपके फॉर्म फिल होंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं सीटेट का एग्ज़ाम देने में वो जाइए, ज़रूर अपना फॉर्म फिल कीजिए। और इसके अलावा जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। दूसरा एक आपको याद रखना है लैंग्वेज से रिलेटेड, कि लैंग्वेज आपको ध्यान से भरनी है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी अपने हिसाब से भरिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 1 आपको वो फिल करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आती है। सेकंड में आप दूसरी लैंग्वेज रखेंगे जो आपको उससे थोड़ा कम सही तरीके से आती है। ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी जो आपको पता होने चाहिए सीटेट से रिलेटेड और उसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज का हमारा चैप्टर है बल तथा दाब। जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी चीज़ को धक्का देंगे, फेंकेंगे, ठोकर मारेंगे तो हम उस पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। बल अपकर्षण या अभिकर्षण, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो हम इनमें से कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं तो हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसमें जो परिवर्तन लाने का वो क्या करेगी, प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर ये जो गोली यहाँ पर ये जो गोल करने वाला है उसको गोली बोला गया है, तो गोल को बचा रहा है, ये गति की उसकी विरोध कर रहा है। यहाँ पर हॉकी के खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करके उसकी गति में परिवर्तन कर रहा है। और यहाँ पर क्रिकेट का खिलाड़ी भी क्या कर रहा है, गेंद आती हुई गेंद को उसकी जो डायरेक्शन है उसको या उसकी गति को धीमा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद है, इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण, खींचना या अपकर्षण, धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब अभिकर्षण का मतलब क्या होता है, खींचना, और अपकर्षण का मतलब क्या होता है, धक्का देना। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षण करना पड़ता है। तो अगर हम किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लाएंगे तो क्या हमें उसे या तो धक्का देना होगा, गति अगर हमें उसकी तेज़ करनी है तो हम उसे धक्का देंगे, अपकर्षित करेंगे, अपने से दूर भेजेंगे। और अगर हमें उसे खींचना होगा यानी कि अभिकर्षित यानी कि अपनी ओर लाना होगा तो हम उसे खींचेंगे। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। तो अगर आपसे बल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो क्या होगी, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव या अपकर्षण को बल कहते हैं। वैसे इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हाँ स्टेटमेंट्स में आ सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य गलत है या कौन सा वाक्य सही है। तो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स बन के आ जाएंगे कि इस तरह की डेफिनेशन आ जाएगी और आपको पहचानना है कि कौन सी डेफिनेशन सही है। बस इतना बेसिक क्वेश्चन बन सकता है और इससे ज़्यादा हार्ड इस लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद है, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। देखिए यहाँ पर कार के पीछे खड़ा एक आदमी यहाँ पर है। अब यहाँ पर इस कार को धक्का दे रहा है। कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना
होगा। यहाँ पर देखिए ये लड़कियाँ क्या हैं, आपस में खेल रही हैं और धकेल रही हैं एक दूसरे को। दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये लड़कियाँ एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रही हैं। गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। तो ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये बात समझाने का क्या मतलब है कि बल आपका तभी लग सकता है जब उनके बीच में कोई ना कोई आपस में अन्योन्य क्रिया होगी। यानी कि कोई ना कोई वस्तु आपस में संपर्क में आएगी एक तरीके से, चाहे वो किसी भी वे में आए, चाहे हम उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ या हम उसको अपकर्षित कर रहे हैं, यानी कि अपनी से दूर भगा रहे हैं। तो दो जो चीज़ें हैं आपस में वो क्या कर रही हैं, उनका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, तभी क्या है, बल जैसी वहाँ पर क्रिया वो पूर्ण हो पाएगी। इसके बाद है बलों की खोजबीन। तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, जो बच्चे हैं कुछ यहाँ पर रस्सी को अपनी तरफ खींच रही हैं। दो लड़के इसे पहले इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसी डायरेक्शन में बॉक्स जा रहा है और इसी डायरेक्शन में बल लग रहा है, बट अब क्या है, ये वाला लड़का इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है और ये लड़का उसके दूसरी विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। तो देखो, अगर जैसे यहाँ पर इस बॉक्स में क्या हो रहा है कि बॉक्स भी इधर ही जा रहा है, बॉक्स की भी यही डायरेक्शन है और जो बॉयज़ हैं उनकी भी डायरेक्शन क्या है, यही है। तो जब एक ही दिशा में हम बल लगाते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए, जो ये वाला लड़का है यानी कि बॉय B1 है, अगर हम इसे B2 कहेंगे, तो अगर B1 का जो बल है, मान लो यहाँ पर 5 न्यूटन का ये बल लगा रहा है और ये 6 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो क्योंकि इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, क्या है, दिशा इनकी विपरीत है, तो जो इनका नेट बल होगा क्या होगा, उसके हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर जो आएगा वो 1 न्यूटन आएगा, यानी कि जो नेट बल होगा वो हमारा क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ऐसे ही सपोज़ जो यहाँ पर जो इस पर बल लग रहा है वो 6 न्यूटन का लग रहा है और दोनों मिलके जो लगा रही हैं, मान लो ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये 6 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपस में बल लगा रहे हैं, तो इन दोनों का होगा 11 न्यूटन और प्लस इसका ये वाला, यानी कि 11 + 6 यानी कि 17 न्यूटन का बल यहाँ पर लग रहा है इस बॉक्स पर, अगर हम नेट बल की बात करेंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेम दिशा में है और इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये विपरीत दिशा में हो रहा है। इसके बाद एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो यहाँ पर ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। तो यहाँ से जैसे बल की परिभाषा के लिए स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ऐसे इन लाइन से भी आपका कोई ना कोई स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि ये सही है या गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात याद रखनी है, जो बल होते हैं वो जो बल, कोई भी बल होता है वो एक दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है, यानी कि वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की बल की जो प्रबलता प्राय उसके परिमाण से मापी जाती है। जो उसका परिमाण है वो 6 है, 5 है, 10 है, ये जो नंबर होता है ये हमारा परिमाण में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद है बल के बारे में बताते समय उसकी दिशा का उल्लेख, यानी कि हमें उसकी दिशा का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगर यदि बल्ब की जो दिशा और परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या बल की दिशा या परिणाम पर भी डिपेंड करता है या उसके परिवर्तन से कुछ उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये वो लाइन्स है जहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद है, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाले नेट बल 0
होगा। यदि मान लो एक बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, और या फिर हम इस चित्र में ही देख लेते हैं। सपोज़ ये जो B1 था, ये जो यहाँ पर आपका विपरीत दिशा में बल लग रहा है, यहाँ पे 6 न्यूटन का ये लगा रहा है, और सपोज़ ये लड़का भी 6 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा है और 6 न्यूटन का ही इधर से लगा रहा है। इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पर बात हो रही है। तो नेट बल अगर हम इसका देखेंगे, तो क्योंकि हमें माइनस करना होता है नेट बल के लिए विपरीत दिशा में, तो 6 - 6 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, यदि कोई वस्तु पर विपरीत दिशाओं में जो लगने वाले बल अगर बराबर हैं, तो उस पर लगने वाले नेट बल क्या होगा, 0 होगा। होपफुली आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। देखो, पता तो आपको पहले से ही होगा, बट बहुत बार क्या होता है कि चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं, बट हमें उनको ठीक से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब क्योंकि क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में देखते हैं तो देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, जैसे बच्चों को समझाती हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे कोई भी गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं फिर हम। सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है, अगर कोई वस्तु है तो उस पर किसी भी दिशा से कहीं से भी एक से अधिक कितने भी बल लगे हो सकते हैं, और वो टोटल बल कितने हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो वो उसके नेट बल पर के कारण ही होगा। जो भी उस पर काम करेगा तो वो क्या होगा, उसका नेट बल काम करेगा। जो हमें इस चीज़ पर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, जिस भी बल का, वो क्या होगा, टोटल नेट बल पर डिपेंड करेगा वो। ठीक है। इसके बाद है, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आगे देखते हैं हम। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बॉल थी और इस पर गेंद पर लगने वाले बल पर यह गतिशील हो जाती है। पहले फिक्स थी और उसके बाद क्या है, इसको जब मारा इस तरीके से, तो इस तरीके से गतिशील हो गई। तो आप यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। तो आपको पता ही होगा, मान लो कोई बॉल है, अगर वो धीरे धीरे ऐसे चल रही है, और अगर हम उसकी गति की दिशा में ही अगर उस पर बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, और आगे बढ़ जाएगी। और अगर बॉल इस तरीके से चल रही है और उस पर जो हम बल लगा रहे हैं वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो उसकी चाल में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, बट बहुत बेसिक बात है, वो हम अपनी जनरल लाइफ में देखते ही हैं कि गति की दिशा में लगा रहे हैं तो गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर गति के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद है, आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से जो बल की डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है। किसी सतह पर, समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा। मान लो गेंद इधर से आ रही थी, बट जैसे यहाँ से टकराई और उसकी डायरेक्शन इधर से चेंज हो गई। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश की गई है, जो बल होता है हमारा, वो किसी भी वस्तु की जो गति होती है उसमें परिवर्तन ला सकता है और उसकी दिशा को भी चेंज कर सकता है। ठीक है। इसके बाद है, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हम उसे क्या मानते हैं, शून्य चाल मानते हैं। और कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर मान लो कोई गेंद इस तरह से रखी हुई है तो हम क्या कहेंगे, इसकी गति की अवस्था कैसी है, शून्य। पर अगर गेंद कोई चल रही है तो हम क्या कहेंगे, गति की अवस्था कैसी है, गतिशील है। बस यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश की गई है। इसके बाद है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है।
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे हम आटा गूँथते हैं तो आटा गूँथते समय हम उस पर अलग अलग तरीके से हाथ चलाते हैं तो उसकी क्या होती है, अवस्था में परिवर्तन आता है। साइकिल की गद्दी पर हम बैठेंगे, जिस ओर हमारा वजन ज़्यादा होगा उधर से वो नीचे हो जाएगी और दूसरी तरफ से उठ जाएगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक कील है, वहाँ से इस तरह से ये रबड़ बैंड लटकाया हुआ है, तो जब हम उसको खींचते हैं तो वो भी तब भी क्या होता है, उसकी जो अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, सॉरी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद है तो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, इसके लिए बीचों बीच रखा भार। अभी देखो यहाँ पे इस तरीके से प्लेट्स को रखा हुआ है और ये भार इसके बीच में रख दिया है, तो उसकी आकृति में क्या हो गया, ये जो स्केल बीच में रखा हुआ था इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया भार की वजह से। बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, ये हमने देख लिया है। अब जैसे कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो बल होता है वो आकृति में परिवर्तन कर सकता है, और जो भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी और हम उनसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बल होता है वो विराम में अगर कोई वस्तु रखी है तो हम उसे गति में ला सकते हैं, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हम उसकी चाल में परिवर्तन ला सकते हैं, कोई वस्तु किसी दिशा में चल रही है तो हम उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई वस्तु की जो आकृति है हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम क्या देख सकते हैं कि बलों के अलग अलग तरह के प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद है बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव या बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी की आकृति में परिवर्तन आए या फिर उसकी गति में परिवर्तन आए, उसकी दिशा में परिवर्तन आए, किसी भी तरीके से हम चेंज लाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो सकता है, बल की वजह से ही हो सकता है। इसके बाद है संपर्क बल यानी कि पेशीय बल, जिसमें कि पहला हमारा आता है पेशीय बल। संपर्क बल हमारा एक तरह का पेशीय बल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो संपर्क बल होता है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। पहला है आपका पेशीय बल, इसके बाद है आपका जो घर्षण होता है ये भी आपका किस में आता है, संपर्क बल में ही आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संपर्क बल के उदाहरण कौन कौन से हुए, आपके पेशीय बल और आपका घर्षण बल। तो पहले हम पेशीय बल को देखेंगे। किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं, पानी की बाल्टी को उठाते हैं, यह बल हमारे शरीर को मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। तो अगर हम कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे हमारी जो शरीर की कोई भी मांसपेशी टच हो रही है उस काम को करते हुए, तो हम उसे किस में रखेंगे, पेशीय बल के अंदर रखेंगे। और वो पेशीय बल ऐसे ही नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको छू करके कर रहे हैं। मान लो अगर हम कोई दीवार पर वस्तु टंगी हुई है और हम उसके नीचे खड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसी स्टिक लेंगे और उसके पास तक पहुंचाएंगे और अपने उसे वहां से उसकी जगह से हटा देंगे। तो हमने डायरेक्टली उसको नहीं छुआ है, हमने उस डंडे की सहायता से उस पेंटिंग को हटाया है। तो वहाँ पर भी हमने एक इनडायरेक्ट वे में पेशीय बल का ही यूज़ किया है। पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। तो जो पेशीय बल होता है उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने सारे काम करते हैं। शरीर की जो हमारी गति होती है वो भी पेशीय बल की वजह से होती है, और मुड़ना भी। पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है, इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है। तो जो हमारे अंदर की मांसपेशियां होती हैं हमारी बॉडी की, वो क्या करती हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जब वो आगे बढ़ता है धीरे धीरे, तो हमारी मसल्स में कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। तो जो वो
कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं वो आगे क्या करता है, उस खाने को धकेलता है। तो उस जो खाने को धकेल रहा है वो मांसपेशियों की वजह से ही हो रहा है, तो हम उसे किस में रखेंगे, पेशीय बल के अंदर ही रखेंगे। श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियाँ हैं। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं वो भी जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो फैलने और सिकुड़ने का काम है वो भी पेशियाँ हमारी करती हैं, तो वो भी किस में आता है, हमारा पेशीय बल के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है, पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरह से दो बैल यहाँ पर इस भूसे को खींच करके ले जा रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, इनके पेशीय बल की हेल्प से ही हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया था वही बात है, क्योंकि हम किसी के टच में हैं किसी बल के, तभी हम उसको क्या कह रहे हैं, संपर्क बल कह रहे हैं। इसके बाद आता है घर्षण बल। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। तो जैसे भी कोई साइकिल होती है, जब वो चल रही होती है तो क्या होगा कि उसकी जो अवस्था में परिवर्तन होगा, पैडल हमने मारा और जब हमने पैडल मारना रोक दिया तो एक समय आगे जाने के बाद क्या है, वो रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा? और हमने ऐसा कोई बल भी नहीं लगाया जो हमें दिख रहा हो कि हमने बल अप्लाई किया वो तब भी रुक गई, तो वो बल होता है हमारा घर्षण बल। और वो घर्षण बल हमारा कहाँ से मिलता है? जो ज़मीन या फिर जो सरफेस है उस साइकिल पर लगा रही होती है। साइकिल आगे बढ़ रही है और जो हमारी सरफेस होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से एक निश्चित गति के जाने के बाद में वो साइकिल क्या है, रुक जाती है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन है और बहुत बार यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो घर्षण बल होता है, ध्यान रखना है कि वो सभी गतिशील, कोई भी चीज़ ऐसी जो भी गति कर रही हो वो वहाँ पर घर्षण बल ज़रूर अप्लाई होगा और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि हमने कि घर्षण बल तो नहीं कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि गति कर रही है तो सब जगह नहीं लगेगा, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग लाइन है कि घर्षण बल, आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी गति की बात होगी वहाँ पर घर्षण जरूर होगा। ठीक है। इसके बाद है दूसरा लाइन, क्या याद रखनी है कि जो घर्षण होता है आपका वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है। विपरीत गति किधर भी हो रही हो किसी भी चीज़ की, घर्षण हमेशा उसके विपरीत ही काम करेगा, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। अब क्योंकि जब दो चीज़ें आपस में संपर्क में रहेंगी तभी वहाँ पर क्या हो रहा है कि घर्षण काम कर रहा है, तो इसलिए घर्षण भी क्या है, संपर्क बल का ही एक उदाहरण है। इसके बाद है आपका दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, ये आपका असंपर्क बल था। ठीक है। असंपर्क बल में आपका ये क्या है, चुंबकीय बल है। ठीक है। तो चुंबकीय बल के अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि जो दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। तो जो चुंबक होती हैं, आपने देखा ही होगा, जब दो मैग्नेट्स होती हैं उनके जो विपरीत पोल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। और अगर
ऐसे ही सेम पोल अगर उनके सामने रख दिए जाएं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। तो क्योंकि जो चुंबक होती है वो दूर से ही अपनी जो कोई भी आयरन या लोहे की चीज़ होती है उसको अपनी तरफ खींच लेती है, या जो अपोजिट पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या सेम पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो क्या है, अपने आप में एक तरह का असंपर्क बल होता है, इसलिए इसे असंपर्क बल का उदाहरण माना जाता है। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। इसके बाद है आपका स्थिर वैद्युत बल। तो असंपर्क बल में आपका दूसरा आया है स्थिर वैद्युत बल। प्लास्टिक का स्ट्रॉ लीजिए, इसको लगभग 2 बराबर भागों में बांटिए, धागे की सहायता से टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप करके दिखाया हुआ है किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें इसके अकॉर्डिंग बताई गई हैं। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉ लिया है और उसको इसका एक पार्ट ऐसे लटका दिया है, दूसरा यहाँ पर हाथ में लिया है और उसको किसी कागज़ की शीट से हम रगड़ करके लाए हैं। अब स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरों को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें, हमें ये ध्यान रखना है। अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज़ की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज़ की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। आप क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रो स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसे स्ट्रो आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। तो जब हम स्ट्रो को किससे रगड़ते हैं, कागज की शीट से रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित यानी कि उत्पन्न हो जाता है। अब एक आवेशित वस्तु दूसरी किसी द्वारा किसी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। तो इस बात से क्या समझे आप कि जो आवेशित बल होता है वो दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो जब आप किसी स्ट्रो को यहाँ पर जैसे बताया गया था कि जब पहले तो आप उसे कागज़ से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में क्या हो जाता है, वो आवेशित उसमें उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होने के बाद में जब हम उसको किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे तो उसमें एक तरह का जो बल उत्पन्न होगा वो स्थिर वैद्युत बल होगा। और क्योंकि यह दूर से ही लग रहा है तो इसलिए इसे क्या कर रहे हैं, हम असंपर्क बल कह रही हैं। और यह घटना आप ज़्यादातर सर्दियों में देख सकते हैं कि जब जो कपड़े होते हैं या कोई भी हम काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल ही क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है। जैसे आप कई बार चटर चटर जैसी आवाज़ आपको कपड़ों में या इस तरह की आवाज़ आप देखते ही होंगे अपने व्यवहार में, तो वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। अब असंपर्क बल में ही आपका तीसरा एग्जाम्पल क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण बल। यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो आप देखते ही होंगे और आपको ये अच्छे से पता ही होगा कि हमारी जो अर्थ होती है उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल वाली ताकत होती है, गुरुत्व बल होता है, जिसकी वजह से ही क्या है, कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होती है। हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी वस्तु गिराते हैं तो वो क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरता है। किसकी वजह से, गुरुत्व बल की ही वजह से होता है। दूसरी बात है कि जो आपका ये जो गुरुत्व बल होता है सिर्फ ऐसा नहीं है पृथ्वी के पास ही है, हर कोई छोटी बड़ी चीज़ एक दूसरे के ऊपर यह बल आरोपित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्योंकि ये एक तरह का आकर्षण बल होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, असंपर्क बल की श्रेणी में रखते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, संपर्क बल हमारे दो तरह के थे। संपर्क बल में था आपका पेशीय और घर्षण, और जो आपका
असंपर्क बल है उसमें आपके 3 हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, 3 के बारे में पढ़ा। पहला था आपका चुंबकीय बल, चुंबक वाला। इसके बाद था आपका स्थिर वैद्युत बल, और थर्ड है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, सही गलत के रूप में आ सकते हैं। तो आपको बताना है कि संपर्क बल के उदाहरण कौन से हैं और असंपर्क बल के उदाहरण कौन से हैं। ठीक है, तो मेनली आप याद रख लेना, क्योंकि जिस भी चीज़ से चीज़ें टच हो जाती हैं तो वहाँ पर आपका संपर्क बल काम करेगा, और जहाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण की बात हो जाएगी समझ लेना वहाँ पर असंपर्क बल होगा। इसके बाद है आपका दाब। अब हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, एक लोहे की कील यहाँ पर ली हुई है और लोहे के एक हथौड़े से उसको क्या है, लकड़ी के अंदर ठोका जा रहा है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो और दाब क्या होता है, हमारा दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगाया गया है। तो कि कोई भी पृष्ठ है हमारा, उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी हम बल लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार, ओके चलो यहाँ पर कोई नहीं है तो छोड़िए। नेक्स्ट है, कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा, जैसे यहाँ पर ये कुली है, उन्होंने अपने सिर पर ये इस तरीके से एक गोल लपेटा हुआ कपड़ा रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है अब वो बढ़ गया है। अब जब इस पर कोई भी भारी बोझ रखा जाएगा तो क्या होगा, उनको वजन जैसा फील नहीं होगा और वो उसको आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वह बल कील के नुकीले सिरे के लकड़ी के तख्ते से में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है, मान लो ये जो कील होती है, जब हम इसका जो ये वाला सिरा होता है ये चौड़ा होता है और ये वाला जो सिरा होता है ये क्या होता है, नुकीला होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका सरफेस एरिया है वो अब यहाँ पर कम हो गया है, और जब हम इसको यहाँ पर बल लगाएंगे या दाब इस पर लगाएंगे तो वो क्या है, इजीली मेज के अंदर चला जाएगा और हमें जो दाब है अच्छे से मतलब वो उत्पन्न होगा। कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं। तो आपको पता ही है, जो हमारे बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स, अब तो खैर नए नए स्टाइल के बैग्स आ गए हैं, या जो बच्चे छोटे होते हैं वो भी, उनकी आपने देखा होगा जो बैग की पट्टियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं। क्यों वो चौड़ियाँ इसलिए होती है, क्योंकि वहाँ का सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो जो दाब हमारे कंधों पर लगता है वो कम हो जाता है। आप हमने पढ़ा कि जो दाब होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल अगर हमारा ज़्यादा है तो उस पर क्या होगा, बल कम लगेगा। तो बल जब कम लगेगा तो दाब हमें मतलब प्रेशर उतना ज़्यादा फील नहीं होगा, वो हमारी जो पट्टियाँ हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं चुभेंगी। पर अगर हम पट्टियों को पतला कर देंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा और वहाँ पर जो बल होगा हमें फील होगा, जिससे कि जो दाब है वो बढ़ जाएगा। तो हमें इस वजह से अपनी दैनिक जीवन को ठीक करने के हिसाब से अपनी चीज़ों को बल और दाब के हिसाब से करना पड़ता है। इसके बाद है, द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है। यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है। जो तो द्रवों और जो गैस होती है उनके द्वारा भी क्या है, दाब लगाया जाता है। तो वो कैसे होता है, द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर इस तरीके से क्रियाकलाप करके दिखाया गया है कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो अब आप यहाँ देखिए, एक तरह का कम पानी होने पर दाब
कम लगता है। देखो यहाँ पर एक तरह की परख नली ली थी, पारदर्शी परख नली ली हुई है, और यहाँ पर एक रबड़ की शीट का गुब्बारा लिया हुआ है। जब हमने इसमें पानी कम भरा तो फिर जो पानी का जो दाब है वो कम लग रहा है यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हमने इस परख नली में पानी को ज़्यादा कर दिया, यानी कि दाब को बढ़ा दिया, तो उससे क्या हो रहा है, गुब्बारा फूल जा रहा है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे द्रव होते हैं, तो द्रव भी क्या करते हैं, आपका दाब लगाते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं वो भी। इसके बाद है, अब आप यहाँ देखिए, एक बोतल ली हमने, एक बोतल ली और यहाँ पर इस तरीके से हमने उसको एक होल करके यहाँ पर एक ऐसे बलून उस पर बांध दिया है। पर जैसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा तो दाब की वजह से क्या है, वो गुब्बारा भी फूलता चला जाएगा। तो द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, तो क्योंकि यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो गुब्बारा है ये भी फूल रहा है। इसके बाद है, और देखिए, और यहाँ पर इस वाली बोतल में आप देख सकते हैं कि जो द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर असमान गहराई पर समान दाब डालते हैं, मतलब वर्ड्स को ऊपर नीचे करके दे देंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर करके, और आपको पहचानना है कि समान गहराई पर समान दाब डालता है। इसके बाद है, जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों या सुराखों से पानी के फव्वारों को बाहर आते देखा है। यह पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण है। तो आपने देखा ही होगा, बहुत बार क्या होता है, जो पाइपलाइंस वगैरह पानी की पीछे होती हैं, वहाँ पर उनमें होल्स या किसी भी तरह की कोई डिफेक्ट आ जाता है तो पानी लीक होता है। वो किसकी वजह से, जो जो दाब पानी द्वारा लगाया गया है, तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पर वो लीकेज की समस्या होनी शुरू हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम किसी साइकिल की ट्यूब में अगर पंचर हो जाता है तो उसके अंदर की हवा का ये क्या होता है, वायु किसी फूले हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। तो मान लो कोई बलून है, पहले वो इस तरीके से रखा हुआ, बट जैसे ही हमने उसमें हवा भर दी तो वो क्या हो जाता है, फूल के मोटा हो जाता है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो गैसें होती हैं वो भी क्या करती है, बर्तन की दीवारों पर या जो भी वस्तु है उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। इसके बाद है वायुमंडलीय दाब। हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, जो हमारे चारों तरफ एक वायुमंडल बना हुआ है और ये क्या करता है, हमारी तरफ एक दाब लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो इकाई क्षेत्रफल है यहाँ पर, और जो ये वायु यहाँ पर आ रही है तो ये भी क्या कर रही है, इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब के बराबर प्रेशर लगा रही है। इसके बाद है, देखो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूषक। जब आप चूषक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरह का कोई चूषक होता है कि हम मतलब रबड़ होती है जिसके अंदर ऐसा छोटा सा स्पेस बना हुआ रहता है, हम उसको अगर वहाँ पर चिपका देते हैं तो क्या होगा, वो वहाँ पर चिपक जाता है। और आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगी हैं रबड़ की, कि मतलब खुंटियाँ वगैरह आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामान को टांगने की आ रही हैं कि आपको बिना जो कील वगैरह को वहाँ पर ठोक के ही उनको सिर्फ उस चूषक या फिर जो शक्कर होता है उसको वहाँ पर आप लगा देते हैं, तो आप वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ को ईजिली हैंग कर सकते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये देखते हैं। चूषक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पार कर सके। तो जब हम इस पर
चूषक को इस तरीके से लगाते हैं और अगर हम उसे हटाने की कोशिश करें तो हमें इतना उस पर या दाब लगाना होगा कि वो वायुमंडलीय जो दाब उस पर लगा हुआ है उसको क्या कर जाए, पार कर जाए। यानी कि वायुमंडलीय जो दाब होगा उससे ज़्यादा हमें उस पर प्रेशर लगाना होगा, तभी उस चूषक को हम उस सतह से हटा सकते हैं। यदि चूषक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूषक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा, है ना। अगर सपोज ऐसा हो जाए कि किसी शकर और जो सरफेस के बीच में की जो अगर हम लगाते हैं और वहाँ की जितनी भी वायु है हम उसको बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, हम उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक चीज़ बताई गई है कि एक 15 बाई 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वबल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्वबल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते, इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। तो अगर हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब जो लग रहा होता है तो हमारे अंदर भी क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो उसको बाहर के वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उसके नीचे नहीं दब पाते हैं। इसके बाद है आप यहाँ पर ये घोड़ों को दिखाया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर दो बोल्स ली हुई हैं और इनके बीच की जो सारी की सारी हवा है वो निकाल दी गई है और इतने सारे घोड़े यहाँ पर लगाए गए हैं, बट किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इन गोलों को अलग कर दे। क्यों? उसका रीज़न यही है कि उनके बीच की जो हवा है वो सारी निकाल दी गई है और इससे भी दुगने तिगने अगर हम घोड़े यहाँ पर ले आएंगे तब भी क्या होगा, ये मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। बल धक्का देना, आकर्षित करना है, खींचना अभिकर्षित करना हो सकता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैसों बर्तनों की दीवारों पर बल दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके बाद चैप्टर से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है। कुएं से पानी निकालते समय हम रस्सी को खींचना यानी कि आप आकर्षित करते हैं, है ना। खींचने का मतलब था आपका अभिकर्षित करते हैं। अभिकर्षित करते हैं। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसे धक्का देना पड़ता है। किसी वस्तु चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि जो सेम पोल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित हमें कथनों का क्या करना है, आंसर देना है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर लगाया गया बल कैसा है, संपर्क बल है, क्योंकि वो अपनी पेशियों का यूज कर रहा है। तो पेशीय बल कैसा होता है, संपर्क बल होता है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल है पेशीय बल। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल गुरुत्व होगा और कैसा होगा, घर्षण बल होगा, क्योंकि जब तीर अपने लक्ष्य की ओर जाएगा तो हवा भी उस पर विपरीत दिशा में एक तरह का घर्षण बल लगाएगी। और क्योंकि तीर जो है अपनी दिशा से नीचे भी जाकर के गिर सकता है, तो नीचे गिरने का कारण क्या हो सकता है, गुरुत्व बल हो सकता है। इसके बाद है एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। पीटने पर टुकड़े का आकार बदल जाता है। इसके बाद है कि फूले हुए गुब्बारों को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल।
इसके बाद है, देखो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, इस तरीके के क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में जो सीटेट है उसमें पूछे जाते हैं। जो थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकली क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको उस सिचुएशन को समझ करके क्या करना है, आपका ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात इतना तो खैर लंबा नहीं पूछा जाएगा कि क्यों नहीं होता, इतना डिटेल में आंसर नहीं आएगा वहाँ पर ऑप्शन पर। जो उस पर जो बल लग रहे हैं बाल्टी के ऊपर, वो पहला बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि जब हम बाल्टी है उसको पकड़ रहे होंगे इस तरीके से, वो हैंग हो रही होगी, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे की ओर लटकी हुई है। दूसरा, हमने उसको क्या है अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो उस पर एक क्या है मांसपेशीय बल, पेशीय बल या संपर्क बल काम कर रहा है। इसके बाद किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रेक्षित किया गया। प्रमोचन मंच पर को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। तो देखिए, जब हम उसे प्रमोचित कर रहे हैं तो एक तो बल उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है, क्योंकि जब रॉकेट अपने मतलब हवा में इस तरीके से जाएगा तो हवा अपोजिट डायरेक्शन में उस पर एक बल लगाएगी, यानी कि घर्षण बल होगा, और पृथ्वी भी अपनी तरफ उसको खींचेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। जब किसी ड्रॉपर नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटाने लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण है वायुमंडलीय दाब। तो जैसे कोई ड्रॉपर होता है इस तरह का, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पिलाते हैं या जानवरों को देने के लिए भी ड्रॉपर इस तरह के आते हैं। तो क्या होता है कि जब वहाँ पर हम उसको नोज़ल को पानी में जब रखते हैं, बल्ब को दबाते हैं, तो ड्रॉपर में की जो वायु बुलबुलों से बाहर निकलती है, जब बाहर निकल जाएगी तो वो खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद जैसे ही हम उसको दाब हटा देते हैं तो पानी क्या है एकदम से उसके अंदर भर जाता है, और ये किसकी वजह से होता है, वायुमंडलीय दाब की वजह से होता है। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इस चैप्टर में। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आए तो आप दोबारा देखिएगा। वीडियो की स्पीड अगर आपको कम लग रही है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, और इससे अलग दूसरा कुछ भी कोई सोर्स नहीं है सीटेट का, एनसीईआरटी ही वहाँ पर फॉलो की जाती है। तो इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।